नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है और ऊपर से कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टियों के भीतर, गठबंधन के भीतर हर जगह दलदल की स्थिति है और इस दलदल की स्थिति में प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक गेम दुरुस्त करना चाहते हैं। लेकिन चर्चा आज हम प्रशांत किशोर की नहीं कर रहे हैं। चर्चा आज ये हो रही है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन के बीच में, यानी इंडिया गठबंधन के बीच में जो खिचड़ी पकने की खबरें आ रही है, जो आसार दिखने लगे हैं, क्या इसमें जनता दल यूनाइटेड की अंदरूनी राजनीति भी जिम्मेदार है? नीतीश कुमार यदि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को साथ लेने का फैसला करते हैं तो उनका संसदीय दल क्या उनके इस फैसले के साथ होगा? और नीतीश कुमार यदि भाजपा के साथ रहने का फैसला करते हैं तो क्या उनका विधायक दल उनके इस फैसले के साथ सहमत होगा? संसदीय दल और विधायक दल के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। जनता दल यूनाइटेड का संसदीय दल किस दिशा में है, चर्चा इस पर भी करेंगे। और जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल को, जिसका चुनाव सामने पड़ा हुआ है, जिसको जनता के बीच परीक्षा देने जाना है, संसदीय दल को तो 5 साल बाद जाना है परीक्षा देने, लेकिन विधायक दल को जिसको तुरंत परीक्षा देने जाना है, उसको क्या एमवाई का 32% का इकट्ठा वोट दिखाई दे रहा है? एक ऐसा एटीएम दिखाई दे रहा है जिस एटीएम के सहारे अपनी चुनावी बैतरनी को पार कराना वो ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं, बिल्कुल 2015 की तरह। क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक धुरी है, ये बात ललन सिंह कह रहे हैं, लेकिन क्या जो धुरी नीतीश कुमार है, क्या उस धुरी को बदलने के लिए भी जनता दल यूनाइटेड के अंदर से भी कोई खेल तो नहीं कर रहा है? इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति में आप कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, सियासत में हलचल तभी होती है, जैसे तालाब के पानी में हलचल तभी होती है जब आप बाहर से कंकड़ मारते हैं, तभी लगता है कि पानी में गोल गोल बनना शुरू हो गया, वो सरफेस टेंशन के कारण। अब उसी तरह बिहार की राजनीति में हलचल तभी होती है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सियासत के ठहरे हुए पानी में हलचल पैदा करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या उनकी पार्टी के अंदर भी अब पानी ठहरा हुआ नहीं है, वहां हलचल हो रही है? संसदीय दल के अंदर कहा जा रहा है कि इकट्ठे बैठक नहीं हो रही है कि खबर नीतीश कुमार तक लग जाएगी। जानकार सूत्र बता रहे हैं कि कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे सांसदों की संख्या के साथ चाय पानी पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वही विधायक दल पूरी तरह से, कमोबेश कहें तो इक्का दुक्का तो अपवाद हर जगह होते हैं, संसदीय दल में भी होंगे, लेकिन विधायक दल में भी इक्का दुक्का अपवाद है जो इधर उधर हो सकते हैं। तो विधायक दल के लोगों को खबर है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमें परीक्षा देने जाना है तो 100 में 32 नंबर का क्वेश्चन, यानी पास मार्क्स 30 नंबर पे होता है, आपको मालूम होगा 30 नंबर पर पास होता है, तो 32 नंबर तो पड़ा हुआ है एमवाई इक्वेशन एक तरफ, तब उसके आगे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में जेडीयू के वोट को जोड़कर बनाया जाएगा। क्या आपको लग रहा है बिहार की राजनीति में हलचल नीतीश कुमार पैदा करते हैं, उनकी अपनी पार्टी में इतनी हलचल क्यों है? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो नीतीश कुमार यदि चाह ले कि हमको इधर से उधर जाना है या हमको इधर से उधर करवाना है तो कोई नहीं रोक सकता। नीतीश कुमार वो हवा है, हवा को कोई रोक पाया है? हवा आंधी को कोई रोक पाया है? आप कितना बड़ा दीवार खड़ा कर दे, चाइना का वो दीवार ही क्यों न खड़ा कर दे, क्या हवा को आप रोक पाएंगे? तो नीतीश कुमार बिहार के राजनीति का वो हवा है जिसको कोई रोक नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, स्पेकुलेशन का बाजार गर्म है, ये बात आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे हम लोग कयास लगा रहे हैं, चाहे वो राजद हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सब कुछ सामान्य नहीं है। जेपी नड्डा का आना, हालांकि जेपी नड्डा का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन जेपी नड्डा के प्रोग्राम में नीतीश कुमार का यह कहना कि हम 2 बार हमने गलतियां की थी, अब गलतियां अब जो गलतियां हुई वो अब नहीं होगा, हम इनके साथ ही हैं, इनके साथ ही रहेंगे।
ये बयान क्यों देना पड़ा? आपको बार बार सफाई क्यों देना पड़ रहा है? कभी नरेंद्र मोदी के सामने, कभी जेपी नड्डा के सामने, कभी उस नेता के सामने, कभी इस नेता के सामने। और सफाई सब मन में कुछ ना कुछ पक रहा है, या आपको लग रहा है कि अगला जो पक्ष है उसको आपके जो आपके जो लक्षण है, आपके जो गुण है, उसके बारे में उनको पता चल रहा है, इसलिए आप बार बार सफाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू में भी आपने बिल्कुल सही कहा, आपका इशारा बिल्कुल उससे मैं सहमत हूं। जेडीयू में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। जेडीयू में भी कई ऐसे धरा है जो नीतीश कुमार के बाद अपने आप को नीतीश कुमार का वारिस घोषित करने में लगे हुए हैं, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो। लेकिन इन नेताओं में इतना हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आरसीपी सिंह का हाल उन्होंने देखा है कि आरसीपी सिंह को किस प्रकार से नीतीश कुमार कितना मानते थे। उनके पीए हुआ करते थे एक जमाने में, जब वो रेल मंत्री रामचंद्र बाबू, जब नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, तब से उनका साथ रहा है रामचंद्र बाबू का। और किस प्रकार से रामचंद्र बाबू बिहार और जेडीयू की राजनीति में उनकी उभार होती है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को ये भनक लगता है कि ये कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, तो उनके खेल करने से पहले नीतीश कुमार उनके साथ खेल कर देते हैं। यही हाल ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार ने किया, या पूर्व में कई ऐसे नेता रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके दिग्विजय सिंह से लेके तमाम ऐसे नेता, शरद यादव से लेके। तो नीतीश कुमार बहुत ही चालाक, चतुर और समझदार नेता है। समय से पहले यदि कोई पैर फैलाना चाहता है तो उनके साइज को कट कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ साथ देने वाला कौन है? बीजेपी है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, समान सा लगता है कि भाई इन दिनों में इन दोनों घटक में कितना मधुर संबंध है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो अमित शाह हैं, ये वैकल्पिक ऑप्शन तैयार कर रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार यदि खेल करना चाहें तो क्यों ना उनके पार्टी को ही तोड़ दिया जाए। और आपका इशारा बिल्कुल सही है, ललन सिंह को ये बयान देने की क्या जरूरत है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरी है, तो सब जानता है। नहीं तो बार बार उनको क्यों बयान देना पड़ रहा है? नहीं ऋषि जी, नरेंद्र मोदी को, सॉरी, नीतीश कुमार को जैसे बयान देना पड़ रहा है ना कि मैं उसी पे आ रहा था भाई साहब, बयान देना पड़ रहा है। मैं उसी पे आ रहा था। ललन सिंह का आप देख लीजिए, पॉलिटिकल दिनचर्या देख लीजिए, चाहे दिल्ली हो या पटना हो। जब वो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जब पटना आए हैं, कितने बार उनका नीतीश कुमार से मुलाकात हुआ है, कितने बार नीतीश कुमार का हालचाल पूछने गए हैं। ये संभव है ललन सिंह पटना में हो और नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो? तो कुछ न कुछ संबंध जो है, कुछ न कुछ रिलेशन खराब जरूर हुए हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह का। अब कितना खराब हुआ है, क्या इतना खराब हो गया है कि ललन सिंह पार्टी तोड़ देंगे, या पार्टी तोड़ने के कैपेसिटी में ललन सिंह है या नहीं है? क्योंकि जो जिन सांसदों की चर्चा है या जिन लोगों की चर्चा है, क्या उस इस कैपेसिटी में है? क्योंकि उन्होंने पूर्व में कई ऐसे नेताओं का हर्ष देखा है जो पार्टी तोड़ने या पार्टी तोड़ने की चेष्टा की हो। किस प्रकार से नीतीश कुमार जेडीयू की राजनीति से उनको अलग थलग कर दिए। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं, एक संख्या उन्होंने दे दिया है बीजेपी को, इससे कम पे चुनाव लड़ेंगे नहीं। और आप देख लीजिए ना, इसका सबूत है। कल गए थे, उनके साथ कौन था? सिर्फ विजय चौधरी जी। बाकी लोग संजय झा या अशोक चौधरी या कोई अन्य नेताओं को आपने देखा? अच्छा ऋषि जी, एक इंटरव्यू मैंने देखा है किसी दूसरे चैनल पर, जेडीयू के फायर ब्रांड प्रवक्ता नीरज कुमार का। पहले जिस तरह से वो एग्रेसिव होते थे आरजेडी के खिलाफ, कल का इंटरव्यू बड़ा माइल्ड था
कि भाई अलायंस होता है, आप 5-5 विभाग लेकर बैठ जाते हैं, 5-5 विभाग लेकर बैठते हैं तो सरकार की कार्य क्षमता प्रभावित होती है कि एक आदमी 5-5 विभाग कैसे देखेगा। मतलब उनके स्टेटमेंट को जो मैंने देखा, उसको डिकोड करने की कोशिश की तो यही निकला। तो यही मैं महसूस कर पा रहा था कि नहीं भाई, आगे अगर अलायंस होगा तो 5 विभाग की जिद मत कीजिएगा। उससे जैसे मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया कि अभी भादो और उसमें पितृपक्ष में कोई शुभ काम तो होना नहीं है, उसका सीधा अर्थ तो ही निकलता है कि भादो और पितृपक्ष के बाद कोई शुभ काम हो जाना है। उसी तरह का बहुत ही कंट्रोल्ड एग्रेशन, एग्रेशन नाम की चीज नहीं ही कह सकते हैं आप, बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से कल नीरज कुमार बोल रहे थे। खैर, जेडीयू और आरजेडी के बीच क्या है, हम अपने दर्शकों को कई बार बता चुके हैं, डंके की चोट पर बता चुके हैं कि जो बाहर खबरें चल रही है कि नड्डा आए, मिल गए, मामला खत्म हो गया, सब चलने दीजिए, बस पितृपक्ष तक का इंतजार कीजिए। जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर, आज तक पर कह रहे थे कि कहीं कुछ नहीं होना, भाई वो इसमें भादो और पितृपक्ष में शुभ काम नहीं होना, और बिहार में तो खेला होते ही रहता है। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल सुन लीजिए आपके सवाल से, दो एग्जाम्पल देता हूँ दर्शकों को समझाने के लिए और आपको समझाने के लिए। जगदीश शर्मा का लालू यादव से बात हो चुकी है, जगदीश शर्मा राजद में शामिल होंगे, लेकिन जगदीश शर्मा से जब मीडिया लोग, तमाम पत्रकारों ने पूछा तो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये खबर कहाँ से आपने लिया है। लेकिन ये खबर पक्की खबर है, जगदीश शर्मा राजद ज्वाइन कर रहे हैं, अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अरुण कुमार का, जो जहानाबाद से पूर्व सांसद रहे हैं, नीतीश कुमार के बहुत ही दुलारे रहे हैं, ललन सिंह के कारण उनका संबंध खराब हो गया और जेडीयू से बाहर हो गए, उनकी भी नीतीश कुमार से मुलाकात हो गई है। वो भी अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो बोला नहीं नीतीश कुमार से हमारी कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो कोई भी नेता जो पर्दे के पीछे खेल होता है, क्या वो मीडिया के सामने स्वीकार करेंगे कि नहीं हमारा तो लालू यादव से बात हो रहा है, तेजस्वी यादव से बात हो रहा है, प्रतिपक्ष के बाद खेला कर देंगे हम? यदि कल हमको संबंध विच्छेद करना है तो आज शाम तक कोई नेता ये कहेगा क्या? शाहनवाज हुसैन से जब पूछा गया 9 तारीख को, जब नीतीश कुमार ने खेला कर दिया बिहार की राजनीति में, 8 तारीख को शाम में जब शाहनवाज हुसैन उस समय मंत्रिमंडल के सदस्य थे, मंत्री थे बिहार सरकार में, उनसे पूछा गया तो बोला नहीं सब कुछ समान सा है, नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, या अफवाह क्यों आप फैला रहे हैं? और 9 तारीख को क्या हुआ आप जानते हैं। तो ये राजनीति में होता है। 9 को भी उन्होंने बयान दिया था, दिल्ली में थे कि मंत्री बनकर दिल्ली आए हैं पूर्व मंत्री। अब शाहनवाज हुसैन को ये मालूम ही नहीं था। तो ये राजनीति में होता है, जो दिखता है वो ट्रेलर, फिल्म का ट्रेलर बोलते हैं उसको जी, वो फिल्म का ट्रेलर होता है, मेन फिल्म तो पर्दे के पीछे होता है। नहीं ऋषि जी, यही एक सवाल है। जनता दल यूनाइटेड के कई सूत्रों से मैंने बात की, वहां की अंदरूनी खबर रखने वाले कई विश्वसनीय सूत्र, कुछ नेता भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, आरजेडी कैंप को भी टटोला, बीजेपी कैंप को भी टटोला। तो आरजेडी और बीजेपी की स्थिति तो आपको मालूम ही है कि इन दोनों के पास बारात है, दूल्हा जो है वो जनता दल यूनाइटेड के पास है, बारात को जाने के लिए उसकी जरूरत होती है। खैर, अब आगे क्या है, सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं जेडीयू के अंदर कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर तो 50 लोकसभा सीटों का आंकड़ा, 50 विधानसभा सीटों का आंकड़ा जेडीयू छू देगी तो एक चमत्कार होगा, ये बात कही जा रही है, क्योंकि बीजेपी का तो अपना वोट ही इंटैक्ट नहीं है। राजद के साथ जाने पर 80 पार का आंकड़ा करीब तय है, 80 के ऊपर कहां रुकेगा ये स्पेकुलेशन का विषय है कि वो कहां जाते हैं, और यहां है कि 50 के नीचे कहां रुकेंगे ये स्पेकुलेशन का विषय है कि 49 पे रुकेंगे कि 43 पर फिर रुक जाएंगे। ये जेडीयू के आम लोगों के बीच में धारणा है कि भाई 32 तो वहां पर है पास मार्क्स 32%। अब सवाल ये है ऋषि जी कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल में जो अभी 3 महीने पहले जो लोग जीत कर गए हैं, उनके बारे में चर्चा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं अपने निजी हितों की वजह से, सत्ता की मलाई खाने की वजह से, कि वो सत्ता के साथ, दिल्ली की सत्ता के साथ बने रहे, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ। वही एक दूसरा खेमा जो विधायक दल का है, दूसरा खेमा जो प्रदेश नेतृत्व का है, दूसरा खेमा जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोगों का है,
उसके अंदर ये फीलिंग आ रही है आज की तारीख में कि आपको ये कि भाई बीजेपी के साथ रहने से फायदा नहीं है और सत्ता तो इन सांसदों को दूसरे खेमे में भी दिला देंगे। हम लोगों के जाने के बाद तो नायडू आ ही जाएंगे, उन लोगों का मानना है कि उनके जाने के बाद नायडू आ ही जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल लाइन क्या लगता है आपको, पितृपक्ष के महीने में अंदर खाने सारी डील हो जाएगी या पितृपक्ष के बाद का इंतजार होगा? डील भी पितृपक्ष के बाद ही होगी। शुभ काम, अनौपचारिक काम भी पितृपक्ष और इसमें भादों में नहीं होता है क्या, पर्दे के पीछे वाला? कि बिहार के राजनीति में संभावनाओं का जो माहौल बना हुआ है, एक स्पेकुलेशन का माहौल बना हुआ है, कब क्या होगा राजनीति में, कब क्या हो जाए। और जिस प्रकार से देखिए एक बार तो है नीतीश कुमार का टेम्परामेंट आप जानते हैं, और जिस प्रकार से बीजेपी का अपना राजनीति करने का स्टाइल रहा है। आपने कुछ दिन पहले नीरज सिंह बबलू का बयान देखा होगा, किसी स्टेशन का नाम बदलना चाह रहे थे। योगी आदित्यनाथ का बयान देख लीजिए, बटोगे तो कटोगे। और असम के मुख्यमंत्री का आप बयान देख लीजिए। तो ऐसे बयानों से नीतीश कुमार जरूर अनकंफर्ट हैं। जाति जनगणना को लेकर देख लीजिए, बीजेपी का ढुलमुल नीति है। दूसरी तरफ बकवोट वाला मामला देख लीजिए, क्रीमी लेयर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे नीतीश कुमार बीजेपी के स्टैंड से सहमत नहीं है। और देखिए अभी जो आपने कहा ना, ललन सिंह का एक बयान आ गया, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ललन सिंह का बयान क्या है। दो बयान है, उसके दो निहितार्थ देखिए। तेजस्वी यादव के बारे में पूछा गया कि वो बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, तो कह रहे हैं हर किसी को घूमने की छूट है, कितनी भी यात्रा कर ले लेकिन अंत में मिलेगा लड्डू। भाई लड्डू के लिए तो कोई यात्रा करता है, पहली बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि लालू तेजस्वी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने बड़ी गलती की थी। तो क्या वो नीतीश कुमार को वार्निंग दे रहे हैं, डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे मत जाइए, या वो अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं? जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी जब उनकी गई थी तब कहा गया था कि इन जनाब की भी लालू यादव के साथ बड़ी नजदीकी हो गई थी। अच्छा, ये आप ये बताइए, उसको दूसरे एंगल से देखिए। आप किसी को लड्डू कब खिलाते हैं? जब कुछ शुभ संकेत होता है जी। और ललन सिंह क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को मिलेगा लड्डू, यानी लड्डू खिलाएंगे वो जी। वो किसी वो लड्डू सत्ता का नहीं दिखा सकते। वो सत्ता का लड्डू नहीं, हम लोग डिकोड कर रहे हैं। सत्ता का लड्डू है या उनका तात्पर्य मुझे लगता है सत्ता के लड्डू से तो नहीं है। कह रहे हैं कि यात्रा पे निकलेंगे तो उनको मिलेगा लड्डू। तो लड्डू तो तभी खिलाया जाता है एक दूसरे को जब शुभ कार्य होने होते हैं, या शुभ संकेत मिलते हैं, या कुछ सफलता मिलता है। तो मुझे लगता है इनडायरेक्ट रूप से वो तेजस्वी यादव को शुभकामना दे रहे हैं जी। तो दर्शक ये भी कहेंगे ऋषि मिश्रा इतने भोले तो नहीं है, लड्डू मतलब जीरो भी होता है। तो जीरो में यदि बाएं दाएं अंक जोड़ दिया जाता है तो संख्या बहुत मजबूत हो जाती है, ये भी देखना चाहिए। नहीं तो दूसरी बात जो उन्होंने कही है, दूसरी बात भी तो कही है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर हम आपका ओपिनियन चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार ने बड़ी गलती की थी लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जाकर। ये नीतीश कुमार को वार्निंग दे रहे हैं, या जो बात मृत्युंजय तिवारी ने कल कही उसके बाद ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नहीं अब वाकई नीतीश कुमार जाने वाले हैं और ये आगाह कर रहे हैं? देखिए अभी के जो राजनीतिक माहौल है, खासकर जेडीयू का, उसमें ललन सिंह जो है डिसीजन मेकिंग ग्रुप में नहीं है। और जो वर्तमान गठबंधन है, वर्तमान माहौल है, उसके हिसाब से वो बयान दे रहे हैं। यदि अभी वो बयान देंगे कि नीतीश कुमार को राजद के साथ जाना चाहिए तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा जी। और ऐसे ही अघोषित नंबर 2 के नेता तो हैं ही जेडीयू में। यदि नीतीश कुमार के बाद यदि अघोषित देखे तो नंबर 2 के नेता ललन सिंह है, और ललन सिंह इस प्रकार के बयान डायरेक्टली देते हैं तो उसके साफ संकेत है। लेकिन वर्तमान गठबंधन के हिसाब से उनका बयान ठीक है कि वो गलती किए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल खुद कहा है आईएमएस में, नीतीश कुमार ने खुद कहा कि हमने 2 बार गलतियां की। तो उसी बात को ललन सिंह ने दोहराया है। ये पर्दे के सामने वाला स्टोरी है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको समझने की जरूरत जी। तो हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, ये पर्दे, मैं तो ऑन कैमरा कह रहे हैं, ऑफ कैमरा हम क्या कह रहे हैं,
आप क्या जानते हैं? ऑफ कैमरा तो कई बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। आप सुन के आश्चर्य हो जाइएगा, नाम नहीं लूंगा मैं। ऑफ द कैमरा बीजेपी के कई राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कहें हम? खैर, ये सब बातें ऑफ द रिकॉर्ड आप बताइए, छोड़िए, हर पार्टी में ये स्थिति है। ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं आपको कह ही रहा हूं। वो लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब तक ये दोनों है हम लोग का कुछ नहीं होगा। जी। तो ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा दोनों में अंतर होता है। और दोनों में देखिए, नीतीश कुमार को इस प्रकार का माहौल सूट करता है। उधर भी वो दिखा रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ भी जा सकते हैं, इधर दिखा रहे हैं कि थोड़ा भी इधर उधर किया तो भाग जाएंगे। तो जो ये बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार, देखिए अंदर खाने क्या है ये तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जानते होंगे या नीतीश कुमार लालू यादव जानते होंगे। लेकिन वर्तमान जो माहौल है उससे तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। और 2-3 खबर ये अंदर की बता दूं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो नीतीश कुमार के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने डिमांड की और उसको सीधे से निकाल दिया गया था। कल जो जेपी नड्डा के साथ परसों उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये मांग रखी है कि हमने नरेंद्र मोदी जी से कुछ मांगा और उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया। नड्डा खुद पटना उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। और 2 एम्स की मांग की है, एक आपके क्षेत्र के लिए बेतिया मोतिहारी के लिए और एक भागलपुर साइड के लिए, कि कम से कम बिहार की जो जनसंख्या है उसके आधार पे हमें 2 और एम्स मिलनी चाहिए। पटना दरभंगा आपने दे दिया, एक बेतिया मोतिहारी को दे दीजिए। पूर्वी चंपारण जिले यानी मोतिहारी जिला जिसको लोग कहते हैं, पटना के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या पूर्वी चंपारण जिले की है बिहार में, वहां तो एक एम्स मिलना चाहिए। अगर ये तो एम्स ही नहीं जाने चाहिए, लेकिन मिल रहा है बिहार को तो वहां एक मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ने 2 एम्स की मांग की है, एक भागलपुर और एक जी। तो नीतीश कुमार देखिए स्पेकुलेशन के माहौल में, असंभावनाओं के माहौल में बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं। अब पा लेने के बाद जब पेट भर जाएगा तब वो डिसाइड करेंगे इधर रहना या उधर रहना। तब तक पितृपक्ष में निकल जाएगा, नीतीश कुमार देखेंगे गोर लगाई कहाँ ज्यादा मिल रहा है, इधर मिल रहा है 501 या उधर 1001 मिल रहा है, जिधर ज्यादा गोर लगाई मिलेगा उधर भाग जाएंगे। क्योंकि दोनों तरफ संभावना उनके ठीक है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में 3 गुट है, 2 गुट साथ में आ जाएंगे, उनकी सरकार हो जाएगी। और खासकर प्रशांत किशोर के उभार से नीतीश कुमार और सतर्क हैं, इधर वाले गुट से, बीजेपी वाले गुट से, कि बीजेपी का जो राजनीतिक अप्रोच रहा है कि पर्दे के पीछे बराबर खेल कर देते हैं नीतीश कुमार के साथ, कभी चिराग को ले आते हैं, कभी प्रशांत किशोर को ले आते हैं। तो प्रशांत किशोर से भी नीतीश कुमार थोड़ा डरे हुए हैं कि एक बीजेपी का मोहरा तो नहीं है। तो ऐसे संभावना में हो सकता है कि जब उनका पूरा पेट भोजन कर ले हो, भोजन करने का मतलब तमाम जो डिमांडे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके जो एम्स, ताकि वो जब जनता के बीच में जाए तो उन्होंने ये कह सके कि हमारा ही वो दबाव था जिसके कारण केंद्र सरकार ने ये बिहार को ये सौगात दी और हमने ये कार्य करके दिखाया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राजद जेडीयू लेफ्ट कांग्रेस मिलकर यदि चुनाव लड़ती है तो बिहार में सफाया हो जाएगा अगले विपक्ष के जो गठबंधन होंगे उनका। 2010 वाली हालत होगी जो आप देखिए ना, एम में जो फ्रैक्शन है टूटा हुआ है वो एम मजबूत हो जाएगा, वाई पूरा चिपक जाएगा, लव कुश चिपक जाएगा, लेफ्ट का कैडर वोट चिपकेगा, कांग्रेस का जो कुछ आधार वोट है वो चिपक जाएगा। ये 50-55-60% का जो चंक बनेगा उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? जी। अब इसी में ऋषि जी हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, क्या जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल को तोड़ने की कोशिशें हो रही है? और ये कोशिशें यदि हो रही है तो क्या नीतीश कुमार इन सारी बातों से जो आप कहते हैं कि उनका इंटेलिजेंस मोसाद और सीआईए से भी तगड़ा है, क्या वाकई नीतीश कुमार इस बात से अवगत है या नहीं है? और क्या 12 में 8 सांसद जो दल बदल कानून के तहत टूटने के लिए अनिवार्य है,
क्या उन 8 सांसदों का जुगाड़ टूटने वाला ग्रुप कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि कौन लोग हैं जो तोड़ना चाहते हैं जेडीयू के संसदीय दल को? अब कौन है आप भी जानते हैं। अब व्यक्तिगत रूप से हमें निशाने पे क्यों भाई जिनको उस व्यक्ति के, जिनको 272 तक पहुंचना है 240 से, वही तोड़ना चाहते हैं, और क्या है इसमें? अब भाई तो वो तो तोड़ना चाहते हैं, किसके माध्यम से तोड़वाना चाहते हैं ये बड़ी बात ना है। कौन कौन वो प्लेयर हैं, कौन आजकल जो जेडीयू के नेता दिल्ली का दौरा कर रहा है, कौन है जो केंद्र में मिनिस्टर है, ये कहने की जरूरत नहीं है। और बिहार के लोग, खासकर जो बिहार के लोगों के राजनीतिक सूझबूझ के बारे में पूरे हिंदुस्तान में मिसाल लिया जाता है कि एक वहां के जो शर्मवीर भाई हैं वो भी बिहार के राजनीति को अन्य राज्यों के बड़े पत्रकारों से अधिक समझते हैं जी। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार के बारे में एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा खींचे गए हुए लाइन को क्रॉस करता है उससे पहले उसको मिटा दिया जाता है। इस प्रकार का खेल में कोई इन्वॉल्व होंगे और नीतीश कुमार की उम्र और बीमारियों को देख के कोई समझता होगा कि उनको मैं बाईपास कर लूंगा, ये उनकी गलत फहमी है। इसलिए नीतीश कुमार ऐसा कोई साइन नहीं दे रहे हैं, गुड फील करा रहे हैं बीजेपी को कि भैया हम आपके साथ ही हैं। तो जिसके सहारे आप खेल करना चाहते हैं उनको साइडलाइन कर दीजिए। हो सकता है कि बीजेपी को कुछ और ढील दे दे जेडीयू, और जो जिनके सहारे बीजेपी तोड़ना चाह रहे हो वो नीतीश कुमार शर्त रख दें कि भाई उनको साइडलाइन कीजिए। क्योंकि मतलब किसी भी हालात में जो प्यादा है, प्यादा से अधिक महत्वपूर्ण राजा होता है। प्यादे की जरूरत पड़ती है शतरंज में सिपाहियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण राजा और मंत्री होता है। एक चीज ऋषि जी बताइए, प्रशांत किशोर तो कहते ही है कि पगड़ी खुलवाना था, पहले पगड़ी खुलवाया, प्रशंसा करवाया। ठीक उसी तरह आरसीपी सिंह मंत्री बन गए तो पहले अध्यक्ष पद की कुर्सी छीनी, फिर राज्यसभा से ही जो है लाइन काट दिया, सब कुछ किया, और फिर कहीं का नहीं जो सब कर्म करवा के और फिर 10-15 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने पाला बदल करवा दिया। बिहार में भाजपा को पाला बदल करवा के विपक्ष में बैठा दिया, राजद को पाला बदल करवा करके सत्ता में बिठा दिया, और खुद जहां बैठे हुए थे पहले से, जहां आज बैठे हुए हैं वहां बैठे रहे आराम से। अब सवाल ये उठता है जी, एक सवाल इसमें ये उठता है ऋषि जी कि क्या आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड में जो कवायद जो अंदर खाने चल रही है कि मतलब राजद में तो खुली बेचैनी है, इस बात को कोई स्वीकार करे ना करे, राजद में तो खुली बेचैनी है कि आ जाइए आ जाइए। बेलारी जी कह भी रहते, कन्हैया बेलारी वरिष्ठ पत्रकार है बिहार के, वो अपने टोन में पत्रकारिता काफी बेहतरीन अंदाज में करते हैं, आम लोगों तक बात पहुंचाते हैं। क्या कह रहे थे कि राजद कैंप पे क्या है, अरे हमर बाबू आ जाइए, वो भोजपुरी में बोल रहे थे। वो स्थिति राजद में बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर है कि नहीं, अपनी बार्गेनिंग पावर को इस बार अगर हम जाएं तो चुनाव सामने है, पहले सारे सेटलमेंट को तय कर लें, टर्म्स एंड कंडीशन को पहले तय कर लें कि ताकि बाद में विवाद ना हो। और इन सब के बीच जब उधर टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हो रहे हो तब तक इधर इस कैंप में जिनको जिनको किनारे लगाना है वो खेल कर दिया जाए। जैसे आरसीपी सिंह को गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने किनारे नहीं लगाया था, ये ध्यान रखिए। आरसीपी सिंह को किनारे लगाने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा से रिश्ता तोड़ा था। अरे तो आप देखिए ना, इंडिकेशन देखिए, आपका सवाल समझ गया। अरुण कुमार की एंट्री जेडीयू में क्यों हो रही है? अरुण कुमार का ललन सिंह से संबंध कैसे हैं जी, आप जानते हैं। और तो ललन सिंह के कारण ही अरुण कुमार ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया। आपको याद होगा कि अरुण कुमार वो उन नेताओं में से हैं जिसने सर पे एक बांध लिया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के ही छोड़ेंगे। वैसे व्यक्ति जो जेडीयू छोड़ के चले जाते हैं, आज वो जेडीयू में उनकी एंट्री हो रही है। क्यों हो रही है तो आप समझ सकते हैं। और प्रशांत किशोर ने सही कहा है, कल या परसों उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए मानव गुप्ता को कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के आलू हैं। जो प्रशांत किशोर ने कल कहा, मैंने 15 दिन पहले आपके चैनल पे कहा था कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के आलू हैं, और आलू किसी भी सब्जी के साथ फिट बैठ जाता है जी। वो नीतीश कुमार किसी के साथ फिट बैठ सकते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले समाजवादी सोच के हैं तो चले जाएंगे,
उधर से मन नहीं भरा तो फिर इधर चले आएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इस कैपेसिटी में है, यदि उनके पार्टी में कोई इफ एंड बट करना चाहेगा तो उनको आउट कर दिया जाएगा। इतने कैपेसिटी में है नीतीश कुमार। और आज भी नीतीश कुमार का ललन सिंह के कारण, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ललन सिंह ठीक है, मुंगेर में यदि अनंत सिंह नहीं होते तो ललन सिंह चुनाव जीत जाते क्या? नहीं। यदि अनंत सिंह को आप यदि बाहर नहीं, तब कड़ी लड़ाई थी। तो ललन सिंह क्या पैन बिहार में भूमिहारों का नेता है क्या? वो नहीं, भूमिहारों का वोट दिला सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पे लव कुशों का वोट मिलता है। तो नरेंद्र मोदी किसको पसंद करेंगे? जो वोट ट्रांसफर करा सकता है या जो सिर्फ सिंबॉलिक नेता है किसी समाज का? स्वाभाविक है जो वोट ट्रांसफर करा सकता है। तो ये समझ लीजिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर नहीं व्यक्ति की बताइए, आपने ललन सिंह की चर्चा छेड़ी, ललन सिंह की चर्चा छेड़ी, प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ तो माला में घुसने से भाजपा के नेता डर जाते हैं, घुसते घुसते निकल लेते हैं। और ललन सिंह प्रधानमंत्री के सोफे पर जाकर के पैर पर पैर चढ़ा के बैठे हुए दिखते हैं। ये हैसियत तो तभी तक है ना जब तक वो जनता दल यूनाइटेड में है। भाजपा में जाने के बाद तो हुजूर सरकार आप ही पर दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो ये दुनिया उलट जाती, ये कहना पड़ेगा। सहयोगी दल में नीतीश कुमार की पार्टी में है, जिनके बूते दिल्ली की सरकार है, तभी तक प्रधानमंत्री के सोफा पर बैठने के लिए वो भाजपा के नेता हिम्मत करते हैं क्या कि बैठ जाए? देखिए, जो तथाकथित है वो भी नहीं बैठते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ललन सिंह जेडीयू के मोहरे हैं, बीजेपी के मोहरे हैं जी, लेकिन दरबार में मोहरे का सम्मान होता है, क्योंकि वो उपयोगी हैं। और सम्मान तभी तक है जब तक उपयोगी है। मैं नहीं कह रहा हूं, फिर देख लीजिए, ये नहीं कहिए कि ऋषि मिश्रा ने कहा कि ललन सिंह ये कर रहा है वो कर रहा है जी। यदि ललन सिंह मोहरे हैं तो वो अभी उपयोगी है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी चेक एंड बैलेंस करना है, बीजेपी को थोड़ा भय तो दिखाना है। जैसे चिराग को बैठा के बताए हैं कि भैया तुम थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो चाचा है। और पिछले बार तो ये कुछ हुआ था, इस बार संसद सदस्यता भी चली जाएगी। पिछली बार संसद सदस्यता नहीं गई थी, राकेश कुमार को लगा दिया हूँ। होती राजनीति। संक्षिप्त टिप्पणी, एक बेहद संक्षिप्त टिप्पणी आपसे छोटी सी चाहेंगे। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है भाजपा अध्यक्ष के साथ साथ। नड्डा जी पहुंचे थे पटना बिहार भाजपा का स्वास्थ्य नापने, बिहार में अपने गठबंधन के स्वास्थ्य का टेस्ट करने की, हाँ भाई यहाँ पर अपने लैब में टेस्ट किया जाए कि बिहार में गठबंधन का स्वास्थ्य कैसा है। नीतीश कुमार ने उन्हें सुबह में मुलाकात के बाद अकेले मुलाकात करके उसी दिन शाम में जो डोज दिया है, उस डोज के बाद दिल्ली को जाकर के नड्डा जी ने क्या बताया होगा कि बिहार में गठबंधन में क्या चल रहा है। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, दो तीन बातें हैं। जेडीयू बीजेपी से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगी, एक बात क्लियर है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार अमित शाह को पसंद नहीं करते हैं, नहीं तो ऐसे लड़ेगी, साथ रहेगी तब लड़ेगी। और मैं एक संभावना बता रहा हूँ, रहेगी नहीं रहेगी तो फिर अलग बात है। दूसरी बात, जेपी नड्डा को इसलिए भेजा गया, हालांकि हेल्थ विभाग का प्रोग्राम भी था, लेकिन जो ये क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि अमित शाह से संबंध नीतीश कुमार के अच्छे नहीं है। क्योंकि जनरली जब इस प्रकार के सिचुएशन होते हैं तो अमित शाह को भेजा जाता है, अमित शाह के हाथों में कमांड होता है। और जेपी नड्डा बिहार को समझते भी हैं, टॉम इन नेचर के भी है। नीतीश कुमार से कहा गया होगा कि भाई आप जो ये स्पेकुलेशन का बाजार है उसको खत्म कीजिए। और मैं उसी से जोड़ कर देखता हूँ नीतीश कुमार के उस बयान को कि उन्होंने जो आईएमएस में कहा कि हम इनके साथ हैं, इनके साथ ही रहेंगे, 2 बार हमसे गलतियां हुई। तो ये है, ये कहा जाता है, ये ऑन कैमरा हमेशा ऐसा बयान दिया जाता है जी। या जेपी नड्डा ने कहा होगा कि आप इस प्रकार का बयान दे दीजिए, ताकि जो कार्यकर्ताओं में या गठबंधन के नेताओं में जो मैसेज आ रहा है कम से कम ये रोक लगे। और उस बयान देने वाले प्रोग्राम के अलावा सुन तो लीजिए, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा है, इनिशियल लाइन, नीतीश कुमार हवा है, यदि चालिए तो कोई रोक नहीं पाएगा, न ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स। चलिए, आज के इतना ही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नीतीश कुमार को नहीं रोक पाएगी, ये बात सभी जानते हैं। जेपी नड्डा भी नहीं रोक पाएंगे, ये बात भी सभी जानते हैं। और जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल में
जो लोग भी तोड़फोड़ करना चाहते हैं वो लोग भी नहीं रोक पाएंगे, शायद वो सांसदों की संख्या जुटा भी नहीं पाएंगे। इस बात का भी अंदाजा सबको है। इसलिए ये अंदाजा है क्योंकि जाति जनगणना के बाद बिहार की सियासत में अगले 50 सालों तक चुनावी हिंदुत्व की संभावनाएं हमेशा के लिए दफन हो गई है। अगले 5 दशकों तक बिहार में कोई चुनावी हिंदुत्व खड़ा हो पाएगा, इस संभावना को नीतीश कुमार ने जब दफन कर दिया तो राजनीतिक रूप से समझदार माना जाने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर चुनावी हिंदुत्व की वाली पार्टी की चुनावी हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक संभावनाओं का मरसिया पढ़वाने के लिए नहीं जाना चाहेगा। लेकिन सियासत है, तात्कालिक लाभ नेताओं को ज्यादा दिखता है। मंत्री पद दिल्ली में, बड़ा बंगला दिल्ली में, बोर्ड निगम का अध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय की कमेटी में दिल्ली में जगह, ये भी ज्यादा दिखता है कि भविष्य किसने देखा है। चलो 5 साल बाद फिर से जो टूटने वाले लोग होंगे पलटी मारकर लालू यादव और नीतीश कुमार से जो भिड़ा लेंगे, ये कोशिशें भी कुछ लोग को लगता है कि मना तो लेंगे ही। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन अंदर खाने बिहार की सियासत में इतना बड़ा खेल चल रहा है जिसका क्लाइमेक्स, जिसका द एंड पितृपक्ष की समाप्ति के बाद 2 अक्टूबर के बाद कभी भी किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।